नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसानों के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे खेती बाड़ी से जुड़ी खबरों यानी खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए अब देखते हैं खबरें खेती में आज क्या है खास। मैं हूं रूपम। धान की उपज बढ़ेगी, मक्के का रकबा। बेहतर उपज के लिए जरूरी है समतल जमीन। हरा के साथ लाल पीला शिमला मिर्च की खेती करे किसान। कृषि उन्नति योजना के तहत राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाते हुए कृषि कार्य करने का निर्णय लिया है। इसके तहत नई तकनीक अपनाकर धान गेहूं का रकबा बढ़ाने के बजाय उपज बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं मक्का फसल का रकबा बढ़ाते हुए जिलों की वैसी पंचायतों में मक्के की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जहां वर्तमान में उसकी खेती नहीं हो रही है। इन फसलों के लिए बिहार राज्य बीज निगम को अनुदानित दर पर किसानों के बीच बीज वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पशुपालक किसान भाइयों, प्रदेश के कुछ जिलों में दुग्धधारू पशुओं खासकर गायों में वायरल बीमारी लंपी के प्रकोप की खबरें लगातार आ रही है। ऐसे में मवेशी को हल्का बुखार रहता है, त्वचा पर छोटी छोटी गांठें बन जाती है जो जख्म का रूप ले सकती है। पैरों में सूजन, मुंह से लार अधिक गिरना, आंख नाक से पानी बहना, दुग्ध उत्पादन में गिरावट लंपी रोग के लक्षण है। ऐसे लक्षण दिखे तो पशुपालकों को तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन पशुओं का टीकाकरण हो चुका है उनमें यह बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं हो पाती है। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के मुकुंदपुर गांव के किसान राकेश कुमार से, जो मक्का और बैगन की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। पारंपरिक फसलों के साथ सब्जियों की खेती किसानों की नियमित आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। किसान भाइयों, आप भी इसे अपनी खेती में शामिल करें। किसान भाइयों, अगर मिट्टी की सतह समतल नहीं होती है तो फसलों के बीज एक समान खेत में नहीं पहुंचते हैं। इससे उपज पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है। खेती किसानी की इसी समस्या का समाधान है लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र। बदलती जलवायु में जमीन से अच्छी पैदावार लेने के लिए खेतों का समतल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना मिट्टी में नमी एवं पोषक तत्वों के वितरण को प्रभावित करती है, जिससे बीज के अंकुरण और फसल की उपज प्रभावित होती है। खेती के अन्य आधुनिक मशीनों की तरह लेजर लैंड लेवलर भूमि समतलीकरण के लिए एक बेहतरीन यंत्र है। ये परंपरागत विधियों से एकदम हटकर एक अत्याधुनिक तकनीक है, जिसमें लेज़र में लगे किरणों के द्वारा लेवलर को अपने आप नियंत्रित करके भूमि को बराबर मात्रा में समतल किया जा सकता है। ये यंत्र 50 से 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की सहायता से चलता है। ये यंत्र 1 एकड़ भूमि को 2 से ढाई घंटे में समतल कर देता है। किसी भी फसल के उत्पादन के लिए बीज एक अनिवार्य और महंगा निवेश होता है। फसल उत्पादन की कुल लागत का लगभग 20 से 30% भाग अकेले बीज पर ही खर्च हो जाता है। इसलिए स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए हमें बीजों को बीमारियों से दूर रखना चाहिए, जिसके लिए बीजोपचार बेहद ही जरूरी है। दलहनी फसलों के बीजों को राइजोबियम कल्चर से मिलाने पर हमारे किसान भाई अधिक पैदावार ले सकते हैं। बीजों के उपचार के लिए उचित मात्रा में गुड़ और पानी गर्म कर घोल बनाएं। घोल ठंडा होने पर इसमें 500 ग्राम कल्चर मिला दें। इस मिश्रण में 1 हेक्टेयर में बोने वाले बीजों को इस प्रकार मिलाएं कि सभी बीजों पर राइजोबियम कल्चर की परत एक समान चढ़ जाए। इसके बाद बीजों को छाया में सुखा दें और फिर खेत में बोएं। इससे पैदावार अच्छी होगी। पोषक तत्वों से भरपूर शिमला मिर्च की मांग बाजार में बहुत है। बिहार सरकार का उद्यान निदेशालय भी शिमला मिर्च की खेती को काफी प्रोत्साहित कर रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी से किसान भाई हरा, लाल और पीला शिमला मिर्च का पौधा प्राप्त कर सकते हैं। हरे पौधे की तुलना में लाल और पीला शिमला मिर्च ज्यादा महंगा बिकता है। इंदिरा, सोनल एवं
ओरोबेल प्रभेद शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। इन्हीं प्रभेदों से किसान अगर शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिल जाता है। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए चलते हैं बाकरगंज पटना की अनाज मंडी में और जानते हैं चावल गेहूं के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3000 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 3600 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि बासमती चावल 9000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पे छिटपुट बारिश भी हो सकती है। तकरीबन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खेती बाड़ी से जुड़ी खबरों को, मंडी भाव, सफलता, उपकरण और साथ ही मौसम संबंधी समाचार। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद पुनः आपका फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, खरीफ प्याज की वैज्ञानिक खेती कैसे करें? खरीफ प्याज की कौन कौन सी प्रजातियां उपयुक्त है? क्या तकनीक है खरीफ प्याज की वैज्ञानिक खेती की, जिससे न सिर्फ हमारे उत्पाद बेहतर हो, साथ ही हमारी आर्थिक और समय की भी बचत हो, जैसी संबंधित जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, हमारे दैनिक जीवन में सब्जी के क्षेत्र में प्याज का एक अलग महत्व है और खरीफ प्याज की खेती कैसे करें और वैज्ञानिक रूप से उसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी, जो सब्जी वैज्ञानिक हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दैनिक जीवन में प्याज का क्या महत्व है? जैसा कि प्याज हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है तथा हम नित्य प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं। आलू के बाद इसका दूसरा स्थान आता है हमारे भोजन में और ये बहुत ही गुणों से, खाद्यान्न गुणों से भरपूर है। प्याज में जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए जिसे कैरोटीन जो आँखों की रोशनी को बढ़ाने का कार्य करता है, पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें सल्फ़र भी पाया जाता है जो कि हमारे शरीर की रोग क्षमता को बढ़ाता है। साथ में प्याज के अगर रस का इस्तेमाल हम अपनी त्वचा पे करते हैं या बालों में करते हैं तो इसमें इसके जो जूस है उसमें औषधि गुण पाया जाता है। इसमें कैटेचॉल नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटी फंगल एक्टिविटी का काम करता है, जिस कारण से रूसी इत्यादि रोगों या त्वचा संबंधी रोगों के सही करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए भी प्याज के रस का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्याज आप देखते हैं वो लाल रंग की होती है, ज़्यादातर खाने की प्याज। तो जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन और क्वेरेस्टीन नामक पिगमेंट या लवक के कारण होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारे शरीर में उपस्थित जो भी फ्री रेडिकल्स हैं उसकी स्कैवेंजिंग एक्टिविटी के रूप में कार्य करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्याज जो है वो पोषण से भरपूर है और हमारे जीवन के लिए प्रमुख सब्जी फसल के रूप में है। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो दूसरा सवाल है वह यह है कि जो खरीफ प्याज की जो प्रमुख किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं
जिन्हें बिहार में उगा करके हमारे किसान भाई ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, जो प्याज है वो मुख्य रूप से तो रबी की फसल है, परंतु खरीफ की जो प्याज है जिसे हम अभी उगाते हैं, जुलाई से अगस्त माह में इसकी रोपाई की जाती है, इसकी किस्में काफ़ी अलग है रबी प्याज से। और किसान भाई किस्मों का चुनाव निश्चित रूप से सही किस्मों का चुनाव करें, जिससे उन्हें अधिक आमदनी प्राप्त हो। अच्छी किस्में जैसे अभी नासिक से निकली है एग्रीफाउंड डार्क रेड किस्म है, बहुत ही अच्छी किस्म है खरीफ प्याज की, और जो इसका दिन है 90 से 100 दिन में ये प्याज तैयार हो जाती है और 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इससे उत्पद मिल पाती है। इसके अतिरिक्त निफात 53 करके किस्म है जो बहुत अच्छी है, और इसके अलावा बासवन 780 है, और भीमा करके जो पुणे से निकली है कई सीरीज़ भीमा सीरीज़ की, जैसे उसमें भीमा डार्क रेड है, भीमा रेड है, इसके अलावा भीमा सुपर है। ये सब जो खरीफ प्याज की अच्छी किस्में अभी विकसित की गई हैं, और ये किस्में जो है खरीफ के मौसम में काफ़ी अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। साथ में ये किस्में 90 से 120 दिन के बीच में ही तैयार हो जाती हैं और 200 से लेकर 250 क्विंटल तक प्याज की उत्पादन देने में सक्षम है। निश्चित तौर पर ये किस्में बिहार राज्य में भी अच्छा कर रही हैं और आगे भी अच्छा करेंगी। प्याज की खेती में सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी नर्सरी का है, तो नर्सरी किस तरह का उसका प्रबंधन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिससे प्याज की खेती में ज़्यादा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल सके? खरीफ प्याज में जो नर्सरी उत्पादन है वही सबसे प्रमुख घटक है। अगर बात किया जाए तो नर्सरी का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। नर्सरी जो है वो आपको रेज्ड बेड, ऊंची उठी हुई क्यारियों पे बनाना है। जो क्यारी की ऊंचाई है वो ज़मीन से 15 सेंटीमीटर ऊंची हो, तथा एक क्यारी से दूसरे क्यारी के बीच में 30 सेंटीमीटर का अंतराल हो, जिससे कि जो भी ज़्यादा पानी है जल निकास की उचित व्यवस्था होगी। साथ में हम कोई भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन करेंगे तो उसमें भी हमें आराम मिलेगा। और जो बेड की चौड़ाई रखते हैं नर्सरी बेड की, वो 1 मीटर के आसपास रखते हैं, ताकि हम दोनों तरफ से आसानी से उसमें अंतर्वर्ती कार्यक्रम भी कर सकें। इसमें किसान भाई को एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी बुआई करें तो लाइन सोइंग ही करनी है, कतार में ही लगाना है, तथा एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी है। और बीज का जो है शुरुआती अवस्था में बीज का शोधन अति आवश्यक है, ताकि इसमें बहुत से जो रोग आते हैं नर्सरी में या नर्सरी के बाद उनसे बचाव हो सके। बीज शोधन के लिए किसान भाई कैप्टान का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 ग्राम दवा जो है प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर, या सीधे बीजों को उसमें भिगा के लगा सकते हैं, या किसान भाई उसके पाउडर को प्रति किलो बीज की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 ग्राम दवा जो है वो प्रति किलो बीज का उससे उपचार करके उसके बाद उसको कतारों में उसकी बुआई की जाती है। तो इस तरह से किसान भाई अगर नर्सरी को तैयार करें, समय समय पर उसमें पानी दे जब भी पानी की ज़रूरत हो, और उसमें जल निकास का समुचित प्रबंध रखें, जो सबसे ज़रूरी है खरीफ में, क्योंकि बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है और प्याज में ये समस्या आती है खरीफ प्याज की नर्सरी में कि अगर थोड़ा भी पानी लगा तो वहाँ पे विल्टिंग की समस्या आती है। और किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर उनमें विल्ट का बहुत ज़्यादा समस्या आती है तो कर्जेट या कार्बेंडाजिम नामक जो दवा है उससे ड्रेंचिंग कर देंगे, अर्थात पौधों की जो नर्सरी की जो जड़ें हैं उस पर उसको समय समय पर 7 से 8 दिन के अंतराल पर छिड़कते रहेंगे, जिससे कि विल्ट की समस्या ना आ पाए। डॉक्टर साहब, हमारे कई किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है कि जो खरीफ प्याज है उनको लगाने के परिप्रेक्ष्य में जो उनकी खुदाई है या उपज है तो इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती है। तो इस क्षेत्र में ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए, उपज के लिए हमारे किसान भाई कौन सा उपाय अपनाएं? जी, खरीफ प्याज में एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि जो खेत हो वो ऊंचे स्थान पर हो, क्योंकि प्याज जो है ज़्यादा मात्रा में पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले तो ऊंचाई वाले स्थान पे प्याज को लगाना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि उसको बेड पे लगाएं, या तो रेज्ड बेड पे, या तो उसको लाइन से हम लोग उसको मेड़ पे लगाएं, तो जिससे कि वहाँ पर पानी ना लगे खेत में। और खरीफ प्याज में एक चीज़ और ध्यान देना है कि समय समय पे आपको कवकनाशी का इस्तेमाल भी करना है, उसमें आने वाले रोगों से बचाव के लिए भी, जैसे कार्बेंडाजिम है, डाइथेनियम 45 है, इन सब कवकनाशियों का 8 से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहना है। और खरीफ प्याज में एक और चीज़ किसान भाई को बता रहा हूँ कि जैसे इसमें भंडारण की समस्या आती है, तो एक जो दवा है मैलिक हाइड्राजाइड, इसकी जो है 2500 ppm मात्रा जो है पार्ट्स पर मिलियन जो मात्रा है, उसको जो है हम लोग 15 से 20 दिन पूर्व खुदाई के
खड़े पौधे पे छिड़काव करते हैं, जिससे उसमें भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। और इसको खुदाई के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि इसके जो लक्षण है खरीफ प्याज, वो रबी प्याज की तरह इसकी पत्तियां पीली नहीं पड़ती, ना ही गिरती हैं। तो किसान भाई खुदाई के पहले ये ध्यान रखें कि जब देखें कि उसके जो कंद है उसका आकार बड़ा हो गया है, तो उसको फिर जान लें कि वो अब तैयार हो गया है खुदाई के लिए। तो उसके पहले क्या करते हैं, पैर की सहायता से हम उसकी खड़ी फसल की जो पत्तियाँ हैं उसको गिरा देते हैं, ताकि वो 2-4 दिन में सूख जाए थोड़ी, और उसके बाद उनको हम उखाड़ते हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि प्याज में ज़रूरी सावधानियों को अपनाकर जो प्याज की खेती है उसको समुचित ढंग से करके आप बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खरीफ प्याज की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। पशुपालक किसान भाइयों, बरसात के मौसम में हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, खासकर परजीवी रोग। तो इससे बचाव कैसे करें, इसकी सावधानियां क्या है, क्या टीकाकरण है, जैसी सभी बातों की जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप लोग कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन भी करते होंगे, और बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं में परजीवी रोग का प्रकोप कुछ बढ़ जाता है और बढ़ने की आशंका भी रहती है। तो अपने दुधारू पशुओं को परजीवी रोगों से कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार वेटनरी कॉलेज के सह प्राध्यापक डॉक्टर राजकिशोर शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बरसात के दिनों में कौन कौन से परजीवी रोगों का खतरा पशुओं में बढ़ जाता है। ऐसा है कि बहुत से पशुपालक भाई अतिरिक्त आमदनी के लिए, अतिरिक्त आर्थिक प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालन करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, लेकिन उसमें प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन और रोगों का प्रबंधन। रोगों का प्रबंधन अगर समुचित नहीं हो तो आहार प्रबंधन और आवास प्रबंधन भी फेल कर जाता है, वो काम कारगर नहीं होता है। और रोगों का प्रबंधन में अभी वर्षा के मौसम में परजीवी प्रबंधन प्रमुख होता है। अगर आप परजीवी प्रबंधन सही तरीके से कर लेते हैं तो दूध उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, और आपका दूध उत्पादन क्षमता जो पहले पूर्व की तरह ही जारी रहता है। इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि परजीवी प्रबंधन किस तरह से करें। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि परजीवी प्रबंधन किस तरह करें, तो कौन कौन से परजीवी रोग होते हैं जो हमारे दुधारू पशुओं को प्रभावित कर सकते हैं, उसका क्या नुकसान हो सकता है किसान भाइयों को? पशुपालक भाई, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि जाड़े के मौसम को स्वस्थ मौसम कहा जाता है, हेल्दी मौसम कहा जाता है, उसी तरह वर्षा ऋतु जो है वो रोगों का मौसम कहा जाता है। इसमें बहुत तरह से रोग होते हैं पशुओं में, और इसमें बहुत सारे जैसे परजीवी हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं पशुओं के शरीर में, और पशु के शरीर से बाहर वातावरण में जीवन चक्र को पूरा करते हैं। तो क्योंकि इस समय जो वातावरण होता है वो तापमान और आर्द्रता दोनों का मेल जोल होता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी। इसके कारण ये जो परजीवी होते हैं उनको पनपने का बहुत ज़्यादा चांस मिलता है। इसलिए इस मौसम में परजीवियों को रोग उत्पन्न करने की क्षमता बहुत, क्योंकि वो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, एक पशु से दूसरे पशु में ट्रांसफ़र होते हैं, एक पशु से दूसरे पशु में स्थानांतरित होते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। और ये जीवन चक्र पूरा करने के क्रम में वो बहुत सी बीमारियां भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलाते रहते हैं।
पूरे भी जितना भी पशु परजीवी हैं उनको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर से जो प्रभावित करते हैं, और एक अंतः परजीवी होता है जो कि शरीर के अंतर से अंतः परजीवी में भी बहुत तरह के परजीवी होते हैं। कुछ परजीवी होते हैं जो खून की रक्त कणिकाओं रक्त नलियों में पाया जाता है, और कुछ जो होता है कि आंतों में पाया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो परजीवी हैं जो आंत में पाया जाता है, उसमें फीता कृमि है, गोल कृमि है और पत्ती कृमि है। ये सब जो हमारे आंत में चले जाते हैं तो पाचन शक्ति को कमज़ोर करते हैं, खाने की क्षमता को कमज़ोर करते हैं। धीरे धीरे वजह इसका कारण ये होता है, धीरे धीरे पशु कमज़ोर होने लगते हैं वो, क्योंकि वो सही ढंग से आहार नहीं ले पाते हैं। धीरे धीरे पशु कमज़ोर होने लगते हैं, और कमज़ोर होने के बाद उनका दूध उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होता है। इसलिए हम लोग जब भी बरसात का मौसम आए उसके पहले हम लोग इस तरह इन सारी बातों को विशेष ध्यान दें और पशु परजीवी प्रबंधन पर ये करें। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले बरसात के मौसम में या हर मौसम में, मैं कहना चाहूँगा कि हर मौसम में जो भी अपना पशु आवास बनाते हैं वो ऊंचे स्थान पे बनाइए, जहाँ जल जमाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ से दूर बनाइए, क्योंकि जल जमाव वाले क्षेत्र में पत्ती कृमि जो फैलता है, जल जमाव वाले क्षेत्रों में घोंघा होता है। घोंघा पर जहाँ भी थोड़ा भी पानी जमा होता है वहाँ घोंघा पनपने लगता है, और वो घोंघा जो होता है बहुत सारे बीमारियों का, जैसे होता है कि लीवर फ्लूक होता है, पत्ती कृमि उसका वो वाहक होता है, और वो वाहक होता है चरने के क्रम में वो पशुओं को के शरीर में चला जाता है, तरह तरह का बीमारी पैदा करता है। जैसे लीवर बहुत कड़ा हो जाता है, पत्थर की तरह का होता है, पाचन शक्ति उसमें कमज़ोर हो जाता है, इससे उसका पाचन क्रिया को प्रभावित करता है और वो उसके उत्पादन क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो पत्ती कृमि के अलावे है फीता कृमि है, फिर गोल कृमि है। ये सारे कृमि हैं जो हमारे आंत को प्रभावित करते हैं, पशुओं के आंत को प्रभावित करते हैं, मानवों को भी आंत को प्रभावित करते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग सतर्क रहना चाहेंगे, और पत्ती कृमि बरसात शुरू होने से पहले इन सारी परजीवियों पर अपना समुचित प्रबंधन बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने आंत में आने वाले कृमियों के बारे में बताया जो काफ़ी नुकसानदायक हैं और लास्ट में दूध उत्पादन भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका नियंत्रण हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? जी, सबसे पहले तो अगर मान लिया मैं बताया कि जल जमाव वाले क्षेत्र से आवास को दूर रखें, ऊंचे स्थान पर रखें। अगर मान लिया उसके बाद भी अगर संक्रमित हो जाए, देखिए आप जहाँ भी जल जमा हो, गांव में कहीं भी जल जमा होता है, बारिश के दिनों में, वर्षा के ऋतु में जल जमा होता है, उसके चारों तरफ देखिए जो घोंघा होते हैं जो कि लीवर फ्लूक के वाहक होते हैं। घोंघा को मारने के लिए आप कॉपर सल्फेट का जिसको तूतिया बाज़ार में तूतिया के नाम से जानते हैं, कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गांव के लोग बहुत सारे चंदा जमा करके भी वो खरीद सकते हैं, और वो जहां भी जल जमा वाले क्षेत्र में उसको छिड़काव करके पूरे गांव के दुधारू पशुओं का बचाव कर सकते हैं। अगर मान लिया कोई संक्रमित हो भी जाता है तो अगर उसमें काल्वेंट सस्पेंशन भी मिलता है, काल्वेंट गोली भी मिलता है। ये दोनों का सस्पेंशन, और टॉल्जन एफ भी मिलता है। टॉल्जन एफ का माने प्रति 50 किलोग्राम के बॉडी पर 15 ml दिया जाता है। तो अगर मान लिया 200 kg का जानवर है, पशु है, दुधारू पशु है, तो उसमें आप 60 ml दे सकते हैं उसको। काल्वेंट सस्पेंशन दे सकते हैं, काल्वेंट का गोली भी मिलता है, नीलवर्म मिलता है, नीलवर्म को भी दे सकते हैं। नीलवर्म को 400 ml पानी में मिलाकर उसको पिला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बातचीत के क्रम में रक्त में आने वाले परजीवी के बारे में बात कही थी, वो कितना नुकसानदायक होगा, उसका नियंत्रण कैसे करें संक्षेप? अभी मैंने बताया आपको पशुपालक भाई, अभी मैंने आपको बताया कि बाह्य परजीवी होते हैं और अंतः परजीवी। तो रक्त में जो भी बीमारी फैलते हैं, जैसे आमतौर पर गाँव में जानते हैं सब कि सर्रा हुआ या खून पेशाब हुआ, या थैलेरियोसिस हुआ, ये जो भी है ये बाह्य परजीवियों से फैलते हैं। बाह्य परजीवी में होता है जैसे चमोकन, अठगोड़वा कहते हैं, अठैल कहते हैं, अठगोड़वा कहते हैं, हम लोग उसको अंग्रेजी में टिक्स माइट्स कहते हैं। ये इसके प्रमुख वाहक होते हैं। इसलिए आप जब भी आवास बनाते हैं तो उनके दीवारों में खुरदरा मत रखिए, उसको प्लेन रखिए और उस पर चूना का पोचाड़ा करवाते रहिए हमेशा, ताकि उनको पनकने का मौका नहीं मिले। क्योंकि वो जो होता है अठगोड़वा या चमोकन जो होता है, दिन में जो होता है निकल जाता है शरीर, वो जाके छिप जाता है, वो जो दरार होता है, दीवार का दरार होता है उसमें छिप जाता है, और रात में वो धीरे धीरे उठ के पशुओं के शरीर में खून चूसने के लिए आता है। उसी समय वो जीवाणुओं को, जो भी बेबेसियोसिस होता है जिसको खून पेशाब होता है, या ट्रिपेनोसोमा होता है, वो उसके खून में छोड़ देता है।
क्योंकि उसको जीवन चक्र पूरा करना है और खून को चूस के ही पूरा करता है। तो वो जीवन चक्र वो पूरा करने के क्रम में उसके खून में उतार देता है और फिर एक रात में वो एक पशु से लेके फिर दूसरे रात में दूसरे पशु को ट्रांसमिट करता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने कितने विस्तार से बरसात में परजीवी प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती से लेकर खरीफ प्याज की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और साथ ही बरसात के दिनों में पशुओं में होने वाले परजीवी रोगों से बचाव कैसे किया जाए। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है